आइए हम देखते हैं आज आदर्श गैस के बारे में। कल हमने पढ़ा था चार्ल्स और बॉयल का नियम। तो आदर्श गैस वे गैसें होती हैं जो चार्ल्स और बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं। तो हम इसको देख सकते हैं, वे गैसें जो चार्ल्स एवं बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती है। देखिए, वे गैसें जो चार्ल्स और बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, मतलब चार्ल्स का कल हमने पढ़ा था चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम। बॉयल का नियम ये था कि यदि स्थिर ताप पर हम किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन में परिवर्तन करते हैं तो अपने आप ही उसके दाब में भी परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन आयतन परिवर्तन के विपरीत होता था। सेम अगर चार्ल्स का नियम यह था कि स्थिर दाब पर हम अगर उसके ताप में परिवर्तन करते हैं तो ताप के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो जब कोई गैस चार्ल्स और बॉयल मतलब स्थिर ताप और स्थिर दाब दोनों नियम का अगर पालन करती हैं तो वे क्या कहलाती हैं? आदर्श गैस कहलाती हैं। या हम बोल सकते हैं कि ऐसी गैसें जो द्रवित नहीं होती। द्रवित कहने का मतलब यदि हम किसी गैस को संघनित करते हैं तो जब हम गैस को संघनित करेंगे उस समय गैस के अणु होते कैसे हैं? दूर दूर होते हैं। गैस के अणु बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। तो यदि हम किसी गैस को संघनित करते हैं तो संघनित करेंगे तो वो गैस के अणु क्या होंगे? पास पास आएंगे और पास पास आकर दो अणु आपस में संयुक्त होकर एक द्रव के रूप में वो परिवर्तित होते हैं। तो जब गैसें संघनित होती हैं और द्रवित हो जाती हैं तो ऐसे गैसों को हम क्या कहेंगे? आदर्श गैस नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो द्रवित हो रही हैं। तो ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रवित नहीं होंगी वो कहलाएंगी क्या? आदर्श गैस। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये तीन जो गैस होती हैं ये काफ़ी समय के बाद बहुत कठिनाई पूर्वक ही ये द्रवित हो सकती हैं। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये क्योंकि आसानी से द्रवित नहीं होती इसलिए इन गैसों को हम क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। अब देखते हैं आदर्श गैसों के गुण। आदर्श गैस के तीन गुण हैं। पहला ये कि ये गैसें पहला नियम क्या है? ये गैसें बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, जो कि उसका डेफिनेशन भी है। दूसरा ये होता है कि इन जो आदर्श गैस होंगी उन गैसों का जो आकार होगा या उसके बोल सकते हैं उन गैसों के जो अणुओं का आकार होगा वो उसके आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के अणुओं का आकार आयतन की तुलना में नगण्य होगा। तो पहला इसका गुण है कि ये गैसें चार्ल्स और बॉयल के नियम का पालन करती हैं, और दूसरा ये है कि गैस के अणुओं का जो
आकार है, मतलब उनके जो अणु होंगे उनका आकार उसकी आयतन की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा। अब तीसरा ये होता है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। ठीक, तो ये तीन गुण हैं कि पहला गुण, ये गैसें चार्ल्स और बायल के नियम का पालन करेंगी। जब वो चार्ल्स के नियम या बायल के नियम दोनों नियम का पालन करेंगी तभी वो क्या कहलाएंगी, आदर्श गैस कहलाएंगी। गैस के अणुओं का आकार उसके आयतन की तुलना में क्या होगा, नगण्य। नगण्य कहने का मतलब बहुत कम होगा। तीसरा, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। इसलिए कार्य नहीं करता क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर में होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में होने के कारण उनके मध्य ना ही कोई आकर्षण बल कार्य करेगा और ना ही उनके मध्य कोई प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये हो गया आदर्श गैसों के गुण। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक गैस का ताप 127 अंश सेंटीग्रेड है। एक गैस का ताप कितना है, 127 अंश सेंटीग्रेड। नियत दाब पर या निश्चित दाब जिसको कहते हैं, जब हम दाब को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। नियत दाब पर इस गैस को कितना गर्म किया जाए, देखिए क्या है कि एक गैस का दाब 127 अंश सेंटीग्रेड है। नियत दाब पर इस गैस को कितना गर्म किया जाए कि इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 2 गुना हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमको निकालना क्या है, एक गैस का प्रारंभिक ताप दिया है कि उस गैस का ताप कितना है, 127 अंश सेंटीग्रेड। अब यदि नियत दाब पर, यदि दाब वहाँ पर क्या है, स्थिर है, उस समय हम गैस को कितना गर्म करें। दाब को स्थिर रखना है हमको, दाब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर हमको उस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाना है, मतलब गैस को गर्म करना है। तो जब हम गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया है गैस का प्रारंभिक ताप T1, ठीक है। T1 कितना दिया है, 127 अंश सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो हमको सेंटीग्रेड में दिया है इसको हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, केल्विन में। तो ये केल्विन में चेंज करने के लिए हम इसमें 273 केल्विन प्लस करेंगे। तो 127 अंश सेंटीग्रेड में यदि हम 273 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 केल्विन। मतलब जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 127 था वो केल्विन में कितना हो गया, 400 केल्विन। अब यहाँ पर बोला है कि नियत दाब पर इस गैस को कितना गर्म किया जाए, नियत दाब पर इसे कितना गर्म किया जाए कि इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 2 गुना हो जाए। तो अब सबसे पहले हम प्रारंभिक आयतन देखते हैं। प्रारंभिक आयतन V1 इज इक्वल टू हम लेंगे V।
प्रारंभिक आयतन हम V1 लिए, इसका वैल्यू कितना होगा, V होता है। तो इसका अंतिम आयतन मतलब जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस समय इसका आयतन कितना होगा, प्रारंभिक आयतन का दुगुना। मतलब पहले आयतन V था तो अब आयतन हो जाएगा 2V, ये होगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं चार्ल्स के नियम से V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, ये हो गया। V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। अब इस V2 को हम T1 के जगह पे ले जाएंगे और T1 को V2 के स्थान पे लाएंगे, क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। V1 का वैल्यू क्या है, V है, तो V/T1 का वैल्यू कितना हम निकाले हैं, 400 केल्विन, ये हो गया 400 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू है 2V एंड T2 ये हमको फाइंड आउट करना, निकालना है, ठीक। तो अब देखते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा T2 इंटू V इज इक्वल टू 2V इंटू 400, ये हो गया। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V/V इंटू 400, V से V कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 800 केल्विन, ठीक। T2 का वैल्यू कितना आया, 800 केल्विन। लेकिन हमको ये वैल्यू जो है, टेम्परेचर जो है केल्विन में नहीं, हमको किस में लाना है, सेंटीग्रेड में लाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 273 से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब इसमें हम 273 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 527 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये होता है T2 का वैल्यू। मतलब यदि हम उस गैस का टेम्परेचर 527 अंश सेंटीग्रेड करते हैं तो उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का दुगुना होगा। अब देखते हैं हम आगे गैस समीकरण। गैस समीकरण, गैस समीकरण हमें लेते हैं कि किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब P, ताप T और उसका आयतन कितना है, V है। किसी गैस का दाब P है, ताप T है और उसका आयतन क्या है, V है। कोई भी गैस हो वो ये तीन राशियों पर डिपेंड रहता है, ताप, दाब और उसका आयतन। तो जब ये तीनों राशियां हैं, ताप, दाब और आयतन, तो इसका समीकरण हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। ये होता है गैस समीकरण, PV इज इक्वल टू RT। तो हमको इसको व्युत्पन्न करना है, सूत्र की व्युत्पत्ति, ये हो गया। हमको इसको लाना है, PV इज इक्वल टू RT फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, माना T केल्विन ताप पर, ताप क्या है यहाँ पर, T केल्विन, माना T केल्विन ताप पर दाब P तथा आयतन V है, ठीक। ताप कितना है उसका, T केल्विन। अब T केल्विन ताप पर उसका दाब है P और उसका आयतन कितना है, V है। मतलब यहाँ पर हम ताप को तो स्थिर रख दिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि T केल्विन ताप, मतलब वो ताप क्या है, कांस्टेंट है। तो इस ताप
कांस्टेंट मतलब T केल्विन ताप पर उस गैस का दाब होगा P, तो दाब के सापेक्ष आयतन क्या हो जाएगा, V होगा। तो स्थिर ताप के लिए हम लेते हैं हमेशा बॉयल का नियम, तो ये हो जाएगा बॉयल के नियम से। ठीक, तो बॉयल के नियम से क्या होता है, बॉयल के नियम से V व्युत्क्रमानुपाती मतलब आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दाब के। बॉयल के नियम से आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दाब के। तो यहाँ पर इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब ये हमने निकाला है किस पर, स्थिर ताप पर, सेकंड हम निकालेंगे स्थिर दाब पर। तो स्थिर दाब पर लागू होता है हमेशा चार्ल्स का नियम। तो देखिए स्थिर दाब पर हमेशा लागू होगा चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम से क्या होता है कि यहाँ पर आयतन अनुक्रमानुपाती होता है किसके, ताप के। बॉयल के नियम से आयतन व्युत्क्रमानुपाती था किसके, दाब के। और चार्ल्स के नियम से आयतन अनुक्रमानुपाती है किसके, ताप की। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि V अनुक्रमानुपाती है T/P के। अब देखो समीकरण 1 और 2 से कहने के बाद इन दोनों समीकरण को हमने मिलाकर लिखा। पहले था V एंटी प्रोपोर्शनल 1/P, फिर था V प्रोपोर्शनल T, मतलब पहले व्युत्क्रमानुपाती संबंध है फिर अनुक्रमानुपाती संबंध है। तो हमने लिखा V अनुक्रमानुपाती है T/P के। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन 3। देखते हैं हमने निकाला था V अनुक्रमानुपाती है T/P के। तो V इज इक्वल टू, जब कभी भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम बराबर में बदलते हैं तो यहाँ पर हम एक नियतांक रखते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक नियतांक इंटू T/P, ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P का V से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा PV/T इज इक्वल टू एक नियतांक। PV/T इज इक्वल टू एक नियतांक, ये हो गया। अब PV/T को हमें कांस्टेंट मान लिए, तो कांस्टेंट मान लिए इसका मतलब ये है कि ये जो नियतांक है किसका नियतांक होगा, गैस नियतांक। तो हम लेंगे कि यह नियतांक एक गैस नियतांक होता है, यह एक गैस नियतांक है। तो जब ये गैस नियतांक है तो P1 V1/T1 इज इक्वल होगा P2 V2/T2 के। ठीक, P1 V1/T1 किसके इक्वल होगा, P2 V2/T2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं सामान्य ताप दाब पर NTP पर। NTP का मतलब होता है N मतलब नॉर्मल, T मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर। सामान्य ताप दाब पर, सामान्य ताप दाब पर 1 ग्राम गैस का अणु या सामान्य ताप दाब में यदि हम गैस का 1 ग्राम लेते हैं तो उस समय जो हम गैस नियतांक लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट गैस नियतांक। उसे हम विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं। सामान्य ताप दाब पर 1 ग्राम का जो गैस नियतांक है उसे हम विशिष्ट गैस नियतांक कहेंगे और इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से। प्रदर्शित स्मॉल r से करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि PV/T
इज इक्वल टू, जो नियतांक की जगह हम लेंगे स्मॉल r, तो पी अपॉन टी इज इक्वल टू, ये पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू टी। ये होगा गैस समीकरण। कब? जब सामान्य ताप दाब पर 1 ग्राम गैस लेंगे। अगर यहाँ पर हम सामान्य ताप दाब पर 1 मोल गैस लेते हैं, सामान्य ताप दाब पर हम 1 मोल गैस अगर लें, 1 मोल गैस का आयतन लें, तो यहाँ पर ये विशिष्ट नियतांक ना होकर क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक गैस नियतांक होगा। ये हो जाएगा सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो हम सार्वत्रिक गैस नियतांक को कैपिटल R से दर्शाएंगे, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, यदि हम सामान्य ताप दाब पर 1 मोल गैस को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं और उसे प्रदर्शित करते हैं किससे? कैपिटल R से। तो यहाँ पर पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R, तो पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू टी। इसे कहते हैं गैस समीकरण। ठीक। अब यदि हम यहाँ पर गैस का n अणु लेते हैं, क्या लें? गैस का n अणु लेंगे। हम ये मानते हैं कि कोई जो गैस हमने लिया है उसमें कितने अणु हैं? n अणु हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसे हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण। इसे हम क्या कहेंगे? आदर्श गैस समीकरण। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर गैस समीकरण में हमने 2 चीज देखे। एक कि सामान्य ताप दाब एनटीपी पर 1 ग्राम गैस, जब गैस का आयतन कितना हो? 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम आयतन का यदि कोई गैस है, तो उस नियतांक को हम हमेशा क्या कहते हैं? विशिष्ट गैस नियतांक। यदि सामान्य ताप दाब पर 1 ग्राम आयतन का कोई गैस है, तो उस गैस को नियतांक को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट गैस नियतांक। और यदि उसी सामान्य ताप दाब पर 1 मोल गैस हो, मतलब गैस का आयतन उस समय क्या हो? 1 मोल हो, तो 1 मोल आयतन वाले नियतांक को हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक गैस नियतांक। देखते हैं विशिष्ट गैस नियतांक और सार्वत्रिक गैस नियतांक, दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में संबंध क्या है। सार्वत्रिक गैस नियतांक बराबर होगा अणुभार उस गैस के अणुभार के। ठीक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक बराबर होगा उस गैस के अणुभार और गैस के 1 ग्राम आयतन के। जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है ये अणुभार के और उस गैस के 1 ग्राम आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सार्वत्रिक गैस नियतांक को लिख लेते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू, अब अणुभार को हम दर्शाएंगे कैपिटल M से। 1 ग्राम आयतन, तो 1 ग्राम आयतन समान ताप दाब पर किसका रहता है? विशिष्ट गैस नियतांक का। तो हम इसको लिख लेते हैं विशिष्ट गैस नियतांक।
तो यहाँ पर कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू स्मॉल r। ये इन दोनों में संबंध होता है कि सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान किसी गैस के अणुभार और उसके विशिष्ट गैस नियतांक के गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगा कि किसी गैस का सार्वत्रिक गैस नियतांक कैपिटल R उसके अणुभार और उसके विशिष्ट गैस नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है। अब आगे हम देखते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान। जो अभी हमने निकाला है सार्वत्रिक गैस नियतांक कैपिटल R, उसका हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर होता है PV इज इक्वल टू RT। ये क्या है हमारा आदर्श गैस समीकरण। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन T। तो यदि हमको सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान निकालना है तो हमें उस गैस का दाब, आयतन और उसका ताप, ये तीनों चीज मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं P इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर पारा। क्या लेंगे? P इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर पारा। तो ये जो 76 सेंटीमीटर है, यदि हम इसको मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 76 इंटू 10⁻⁻²। तो 76 गुणा 10 की घात ऋण 2, ये हम पहले सेंटीमीटर में था, अब यहाँ पर हम इसको किस में कन्वर्ट कर लिए? मीटर में कन्वर्ट कर लिए। ये हो गया। तो क्योंकि ये पारा है इसलिए इसका जो दाब होगा P वो H रो इंटू G। H का मतलब होता है इसका जो भी इसका डेंसिटी होगी, P का मतलब होता है उसका घनत्व और G का मतलब होता है जितना उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो H का वैल्यू है 76 इंटू 10 की घात ऋण 2। रो मतलब होता है पारे का घनत्व। पारे का घनत्व हम लेंगे 13.6 गुणा 10 की घात 3। पारे का घनत्व कितना होगा? 13.6 गुणा 10 की घात 3। और यहाँ पर है G होता है गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम कहते हैं, इसका मान होगा 9.8। तो ये तीनों क्या होगा? हमारा दाब होगा, उस गैस जो गैस हमने लिया है उस गैस का दाब होगा। अब इसका हम देखते हैं आयतन। आयतन V इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। कितना होगा उसका आयतन? 22.4 लीटर। अब यदि हम इस लीटर को घन लीटर में चेंज करते हैं तो घन लीटर में चेंज करेंगे तो 22.4 इंटू 10 की घात ऋण 3 आएगा। यहाँ पे ऋण 3 क्योंकि 1 लीटर बराबर हो जाएगा, लीटर से हमने उसको घन लीटर में मतलब लीटर की घात 3 में चेंज किया है, इस कारण इसमें हम क्या करेंगे? 10 की घात ऋण 3 लगाते हैं। और इस गैस का ताप हम लेते हैं 273 केल्विन। इसका ताप हो जाएगा 273 केल्विन। अब हम इन तीनों मान को रख देते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक के वैल्यू में। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, P का वैल्यू है 76 इंटू 10 की घात ऋण 2 इंटू 13.6 10 की घात 3 9.8 गुणा ये पूरा किसका वैल्यू है? P का वैल्यू है। अब यहाँ पर P के बाद क्या? P इंटू V। V का वैल्यू हमने निकाला है 22.4 इंटू 10⁻³ हमने क्या निकाला है? V का वैल्यू 22.4 गुणा 10 की घात 3 अपॉन T। तो यहाँ पर T का वैल्यू है 273 केल्विन। ये हमने अभी मान रखा इसमें।
अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 76 इंटू 13.6 इंटू 9.8 इंटू आ जाएगा 22.4 इंटू, ये सारे पूरे संख्याओं को हमने एक साथ लिया। अब लेते हैं हम, यहाँ पर है 10 की घात ऋण 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात ऋण 3, 273। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, हम इन चारों रेशो 76, 13.6, 9.8 एंड 22.4 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 226895.8। जब हम इन चारों को गुणा करेंगे 76 गुणा 13.6 गुणा 9.8 गुणा 22.4, इन चारों को जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2,26,895.8 गुणा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 की घात ऋण 2 है, 10 की घात 3 है, 10 की घात ऋण 3 है। तो जब आधार बराबर होता है, देखो यहाँ पर तीनों का आधार बराबर, तीनों 10 की घात में है, तो आधार जब बराबर होगा तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू आ गया 6895.8 इंटू 10 की घात ऋण 2 बटे 273। ठीक, अब हम इसको 273 से भाग देंगे। तो जब हम इसको 273 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 831 गुणा 10 की घात ऋण 2। इस वैल्यू को हमने 273 से भाग दिया तो यहाँ पर आ गया 831 और ये एज इट इज 10 की घात ऋण 2 अभी भी है हमारे पास। तो अगर हम इस 10 की घात ऋण 2 को हटाना चाहते हैं तो यहाँ 2 अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव, क्योंकि 10 की घात क्या है, ऋण 2 है। तो R का मान आ जाएगा 8.31 जूल प्रति मोल। ये होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान 8.31 जूल प्रति मोल। अब हम देखते हैं औसत वेग एवं वर्ग माध्य मूल वेग। औसत वेग एवं वर्ग माध्य मूल वेग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं औसत वेग। तो किसी भी चीज का यदि हम औसत निकालते हैं तो औसत निकालने के लिए हम उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्या होती है हमारे पास उन संख्याओं से हम उसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि माना गैस के n अणु का, माना गैस के n अणु का वेग C1 C2 C3 डैश 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 Cn है। हम क्या लिया कि माना गैस के n अणु का वेग क्या है, C1 है, C2 है, C3 डैश डैश Cn, क्योंकि यहाँ पर n अणु है तो n अणु का क्रमशः वेग ये हो गया। तो हमारा यहाँ पर औसत वेग क्या होगा,
औसत वेग बराबर हो जाएगा, गैस के जितने अणु के सभी अणुओं का वेग को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn अपॉन, ये गैस के n अणु का योग था और क्योंकि इनकी संख्या n है तो हम n से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जितने अणु हैं उन अणुओं के वेग को जोड़ेंगे और हम जितनी संख्या है उससे हम उसको भाग देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा औसत वेग। अब इसी में यदि हम निकालते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग मतलब CRMS। RMS का मतलब होता है, R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन और S का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब वर्ग माध्य मूल मान। अब यहाँ पर हम देखते हैं वर्ग माध्य मूल मान बोला है तो ये हो जाएगा वर्गमूल। अब यहाँ पर जितने भी अणु हैं, जिन अणुओं का वेग क्या, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस Cn का स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान में हम n अणु हैं, n अणुओं का जो वेग था उसका वर्ग करके उनको जोड़े हैं, तो वर्ग करके जब उनको जोड़े और उतनी ही संख्या से उनको भाग दे दिए, तो ये हमारा निकल गया वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, ये हो गया औसत वेग और ये हो गया वर्ग माध्य मूल मान। इसी के अंतर्गत हम एक उदाहरण देखते हैं। लेते हैं किसी गैस के अणुओं का वेग। अब यहाँ पर हम किसी गैस के जो अणु हैं उन अणुओं का वेग लेते हैं क्रमशः 2, 4, 6, 8। हमने क्या लिया कि कोई गैस है, उस गैस के अणुओं का वेग कितना है, 2, 4, 6, 8 है। तो इसका हमको औसत वेग भी निकालना है और इसका वर्ग माध्य मूल मान भी निकालना है। देखो यहाँ पर गैस के 4 अणु का मान दिया है, एक का मान दिया 2, दूसरे का 4, तीसरे का 6 और चौथे का 8। 4 अणु है, चारों का वेग अलग अलग है, 2, 4, 6, 8 है। इनका हमको औसत वेग और हमको निकालना है वर्ग माध्य मूल वेग। तो हम देखते हैं औसत वेग। औसत वेग इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर देखो हमको 4 अणु का मान दिया है इसलिए हम चारों अणु को प्लस किए और 4 है संख्या में इसलिए हम इसको 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर C1 का मान है 2, C2 का मान है 4, C3 का मान है 6 और C4 का मान है 8। इसको हम भाग देंगे 4 से। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 6, 4, 10, 2, 12 और 8, 20। तो 20/4 तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इसका औसत वेग कितना आएगा, 5। ठीक, इसका औसत वेग हमको प्राप्त होगा 5। अब हम इसके आगे इसी में निकालते हैं वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल वेग। तो वर्ग माध्य मूल वेग जो होगा उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस
C3 का स्क्वायर प्लस C4 का स्क्वायर अपॉन 4, ये होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस C2 का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 6 का स्क्वायर होगा 36 एंड 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन ये हो गया 4। अगर हम इस सब को टोटल करते हैं तो आ जाएगा 6, 16, 4, 20, 120/4। हम इन चारों 16, 4, 36 और 64 इन चारों को जोड़ें तो इन चारों का टोटल आ गया कितना, 120। 120 को हम 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 12 और 0 का 0। तो इसका वर्ग माध्य, इन चारों वेग अणुओं के औसत वेग का वर्ग माध्य मूल वेग कितना आया, वर्गमूल 30 आता है। हम ये 4 अणु लिए थे, इनका 2, 4, 6, 8 इनका वेग था, इनका वर्ग माध्य मूल वेग आ गया वर्गमूल 30। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला टॉपिक, गैसों के अणुगतिक का सिद्धांत। गैसों के अणुगति का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो गैसें होती हैं, गैसों में प्रसार होता है। हमने शुरू में पढ़ा कि गैस जो होती है इस अध्याय के स्टार्ट में ही, कि गैस, प्रत्येक गैस में प्रसार होता है। तो गैसों में जब प्रसार होगा तो उस समय जो गैसें होती हैं ये उनकी भौतिक अवस्था, अब गैसों की भौतिक अवस्था क्या क्या होती है, एक तो होता है दाब, ताप, प्रत्यास्थता, ये उनकी भौतिक अवस्था है। तो गैसों की भौतिक अवस्था, दाब, ताप, प्रत्यास्था, इन सब पर निर्भर करता है अणुगति का सिद्धांत। तो अणुगति के सिद्धांत की पहला गुण ये है, या उसकी पहली अभिव्यक्ति ये है कि प्रत्येक गैस का प्रत्येक कण, या बोल सकते हो कि जो गैस होती है वो विभिन्न कणों से मिलकर बनता है। गैस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। गैस क्या है, गैस एक पदार्थ है और हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और इन कणों को हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। इन कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। सेकंड इसका नियम होता है कि ये जो अणु होंगे ये पूर्णतः दृढ़ होते हैं, ठोस होते हैं और गोलाकार होते हैं। गैस के अणु ठोस, गोलाकार एवं प्रत्यास्थ होंगे। ठीक, पहला ये था कि गैस जो है वो बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है और उन कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। दूसरा ये है कि गैस के जो अणु होंगे वो होंगे ठोस, गोलाकार और प्रत्यास्थ होंगे। तीसरा,
गैसों के जो अणु होते हैं वो सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। गैसों के अणु सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। ये इसका तीसरा गुण है कि गैस के जो अणु हैं वो सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। चौथा, इसमें है गैस के अणुओं का आकार, गैस के अणुओं का आकार अंतराणुक बल की तुलना में कम होता है। यहाँ पर गैस के अणुओं का जो आकार है वो उनके मध्य जो लगने वाले अंतराणुक बल है। अब अंतराणुक बल क्या होता है? मान लो गैस है, गैस के अणु क्योंकि बहुत अधिक दूरी पे रहते हैं एक दूसरे से, तो दो अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है, क्योंकि दो अणु के मध्य जो बल कार्य करेगा उसको हम अंतराणुक बल कहते हैं, क्योंकि वो एक पदार्थ के अंदर कार्य करता है। तो गैसों के जो अणु का आकार है वो इनके बीच लगने वाले बल के क्या होगा? तुलना में कम होगा। उनका अंतराणु बल की तुलना में उनका आकार बहुत ही कम या फिर नगण्य माना जाता है। पांचवा है इसमें, गैस का अणु बर्तन की दीवार से टकराता है। गैस का अणु जब बर्तन की दीवार से टकराएगा तो उस समय उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि जब यदि हम किसी गैस को एक बंद बर्तन में रखते हैं या किसी बर्तन में हम उस गैस को बंद करके रखते हैं, तो जैसे ही गैस को हम किसी बर्तन में रखते हैं तो लगातार वो बर्तन की दीवार से क्या होता है? टकराता है। और जब वो बर्तन की दीवार से टकराता है तो उस समय उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, भले वो अपने बर्तन की दीवार से टकराएगा, जिस पात्र में हम रखे हैं उस पात्र से वो टकराएगा, लेकिन उस समय उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। छठवां होता है गैस के अणुओं की टक्कर प्रत्यास्थ होती है। देखिए यहाँ पर जो गैस के अणु हैं, अब गैस को यदि हम किसी बर्तन में रखे हैं तो उस समय तो वो बर्तन की दीवार से टकराएगा। बर्तन की दीवार के साथ साथ क्या होता है कि गैस के अणु, क्योंकि गैस के अणु आपस में एक स्थान पर हैं, तो आपस में जब वो अनियमित गति करेंगे, अनियमित गति करने के दौरान वो एक दूसरे से भी टकराएंगे, और जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो उस समय उनकी जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ कहने का मतलब जैसे ही वो आपस में टकराएंगे उस समय उनके मध्य ना ही कोई आकर्षण बल कार्य करेगा और ना ही उसके मध्य कोई प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और ये लास्ट जो सातवां है कि अणुओं की जो टक्कर होती है, अणुओं की टक्कर
गैस के अणुओं के मध्य जब वो आपस में टकराते हैं तो उनकी टक्कर क्षणिक मात्र होती है। जैसे ही गैस के दो अणु आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद अणुओं की टक्कर क्षणिक होती है। क्षणिक होती मतलब वो 1 सेकंड या सेकंड से भी छोटे जो हिस्सा होता है, इकाई होता है, उस इकाई में वो क्या करता है, टकराता, सिर्फ टकराता है और टकराने के बाद फिर से वो अलग हो जाते हैं और अपने स्वतंत्र वेग से वो आगे गति करते हैं। टकराएंगे दो अणु और टकराने के बाद फिर से वो स्वतंत्र वेग से गति करने लगते हैं। तो ये होता है गैसों के अणुगतिक का सिद्धांत। आज हमने पढ़ा गैस समीकरण, आदर्श गैस क्या होते हैं, सार्वत्रिक गैस नियतांक और विशिष्ट गैस नियतांक में संबंध और गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। ठीक, आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।